तो बड़ी खबर है, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 331 मिसाइल और ड्रोन से हुए हमले का प्रतिशोध लेने की सौगंध खा ली है और इजरायल में इस वक्त गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। सभी सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिका से सीधे निर्देश लिए जा रहे हैं। इजरायल 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने का मन बना चुका है। एक फ्रंट हमास के खिलाफ, दूसरा फ्रंट ईरान के खिलाफ। ईरान का वॉर फ्रंट न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि आज के हमले के बाद ईरान पर पलटवार की कीमत बहुत बड़ी होगी। यह इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरा मध्य पूर्व का इलाका महायुद्ध की आग में झुलस सकता है। ईरान ने कोहराम मचा दिया है और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी के मन में क्या चल रहा है, इसे हमने डिकोड करने की कोशिश की है। सबसे पहले 5 संभावनाएं आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपको यह पता लगेगा कि ईरान का यह पलटवार कैसे मध्य पूर्व में महायुद्ध की पटकथा लिख रहा है। ईरान वर्सेस इजरायल, जहां महायुद्ध का कोहराम, क्योंकि ईरानी हमले के बाद इजरायली पलटवार भी संभव है और इजरायली पलटवार से मध्य पूर्व में महायुद्ध की आशंका को लेकर खबर बड़ी है। जंगी गोलेबंदी हुई तो इजरायल के पक्ष में अमेरिका लड़ेगा और यूएस जंग में कूदा तो चीन रूस ईरान के पक्ष में खुलकर आएंगे। अब ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए कैसे सिरदर्द बना हुआ है और क्यों इसे विश्व युद्ध 3 कह रहे हैं, इसी को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। और साथ ही आपको बता दूं, युद्ध के इस हालात के बीच में मेरे सहयोगी सुमित चौधरी के साथ साथ मनीष झा भी हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध के इस कोहराम के बीच में ये संभावनाएं जो आपके सामने हमने रखी हैं, उसी के तहत चर्चा से पहले एक बड़ी खबर। इजरायल के नेवते में एयरबेस पर हलचल तेज हो चुकी है और लड़ाकू विमान लगातार जिस तरीके से उड़ान भर रहे हैं, बड़ी खबर है। ईरान ने इस एयरबेस पर हमले का दावा किया था और इजरायल ने कहा है कि एयरबेस पूरी तरह सामान्य है। हालांकि एक स्ट्रैटेजिक मूव के तहत जिस तरीके से एयर स्पेस को लेकर अभी तक बड़ी खबरें आ रही थी, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां इजरायल ये कह रहा है कि एयरबेस पूरी तरह सामान्य है। क्या ये भी एक स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत दिया गया बयान है? इस बारे में चर्चा करूंगी, क्योंकि इनपुट अभी तक क्या मिल पा रहे हैं। जहां TV9 भारतवर्ष लगातार आपको इसी एयरबेस पर तमाम गतिविधियों को लेकर एक बड़ी खबर दे रहा है और इन हलचल के बीच ईरान ने एयरबेस पर हमले का जो दावा किया, उसको देखते हुए खबरें बड़ी हैं। ये पढ़िए जरा, इजरायल पर हमला, ईरानी आगे एटमी महायुद्ध तूफानी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जो इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने रखूंगी, एक मैप होगा आपके सामने और इसी मैप के जरिए ये समझना जरूरी है कि कैसे मध्य पूर्व में अभी की स्थिति विस्फोटक है और कैसे इजरायल ईरानी रणनीतिक गोलबंदी में भी जुटे हुए हैं। अब इजरायल पर हमला, ईरानी आगे एटमी युद्ध तूफानी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वो मैप जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर लाइए, जिसमें इजरायल के साथ और ईरान के साथ कौन कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। और मनीष, इस बारे में जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, मैं चाहूंगी इस मैप को जरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि इजरायल के साथ अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन, ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन और इराक, मुस्लिम देशों में तुर्की और इजिप्ट और कतर का जिस तरीके से हमने यहाँ इस हालात को देखते हुए जिक्र किया है, समझाइए इसे। बिल्कुल सुरभि, देखिए ईरान के साथ कौन कौन है ये तो तय हो गया जब ईरान ने हमला किया। जब ईरान के मिसाइल हमले के दरमियान लेबनान से, सीरिया से, यमन से, इराक से उसे सपोर्ट हासिल हुआ। लेकिन इजराइल के साथ कौन है? इजराइल के साथ अमेरिका तो है ही, लेकिन इस देश जॉर्डन का एक नया नाम आया। नया नाम इसलिए आया क्योंकि जॉर्डन को आप देखिए कि जब ईरान से हमला हुआ तो आपको हर हालत में, हर मिसाइल को जाने के लिए उसे जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर गुजरना होगा। अब यहीं पर दिलचस्प बात आती है, जब इजराइल हमला करेगा तो क्या होगा, इसका भी जवाब आप देख लीजिए। अगर इजराइल में आप कहीं से भी हमला करेंगे, अगर आपको ईरान पर हमला करना है तो फिर आपको सीरिया से होकर उसके एयरबेस पे जाना होगा या जॉर्डन से होकर जाना होगा। और अगर आप जॉर्डन से होकर जाएंगे तो जैसा कि ईरान ने कहा है कि जो अपना एयरबेस देगा उन सब को हम अटैक करेंगे, यानी वो देश जिनके एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल करेगा उन सब पर अटैक होगा। और इसीलिए ये संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे ईरान और जॉर्डन की लड़ाई होते हुए। इसके अलावा सऊदी अरब या यूएई, कतर जैसे जहां पर कि अमेरिका के बेस मौजूद हैं, उन पर भी कल के दिन में ईरान हमला करेगा, ये कहकर कि यहां से अमेरिका के फाइटर जेट उड़ान भरकर हम पर हमला कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए इसीलिए इन जगहों को फिलहाल यहां पर हाईलाइट किया गया है। लेकिन जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, बड़ी खबरें हमारे पास है और बड़ी बात भी यहां पर बता दें जो मनीष जिक्र कर रहे थे कि इजरायली पलटवार हुआ
चीन रूस ईरान के पक्ष में खुलकर आएंगे। ये पॉइंट अभी हम इसलिए भी जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि कौन किसका रणनीतिक तौर पर साझेदार के तौर पर इस हालात में खड़ा होता है, इस पर दुनिया की नजर है। वो तो आपको 24 घंटे में ही दिख जाएगा। जैसे ही कल सोमवार को यूएनएससी की बैठक होगी और यूएनएससी की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा कि ईरान ने गलत किया, ईरान पर एक्शन होना है, तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि चीन और रूस दोनों वीटो लगाकर साफ तौर पर कहेगा कि ईरान ने आर्टिकल 51 के तहत राइट टू डिफेंस को एक्सरसाइज किया। यहीं से दरअसल सारे सुपर पावर के बीच की लड़ाई शुरू होगी और उसका मंच कोई कुछ और नहीं बल्कि यूएन का मंच होगा। बिल्कुल, लेकिन लगातार संपर्क में बाइडेन और नेतन्याहू। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इजरायल को अमेरिका से लगातार निर्देश मिल रहे हैं। G7 की मीटिंग में ईरानी हमले को उठाएंगे। जो बाइडेन की तरफ से ईरानी परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक को लेकर क्या कहा गया है, ये इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया की भी नजर है। अब परमाणु क्षमता किसकी क्या है, इस बारे में युद्ध के हालात में जिस तरीके से हम लगातार चर्चा करते आए हैं, आज के इस हालात में न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए खबरें बड़ी हैं और इसीलिए ये बड़ी खबर सामने आई है। जहां आपको बता दें, G7 की मीटिंग में ईरानी हमले को उठाने की बात जो बाइडेन कह रहे हैं और इजरायल को अमेरिका से लगातार निर्देश भी मिल रहे हैं। लेकिन अब इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों की रेकी कर ली है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर हमले की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रहा है। ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने टारगेट पर है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। और सुमित, इस इंफॉर्मेशन के तहत ये बताइएगा कि ये आखिर इतनी क्रूशल क्यों है। Bonab Atomy Research Center, Fordo Enrichment Plant, Nandaz Enrichment Plant, Sharif University of Technology, Rudin Nuclear Research Center और इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च। ये नाम इसलिए भी मेंशन करने जरूरी है क्योंकि लगातार इस वक्त पिछले 24 घंटे में स्पेक्यूलेशंस के तहत हम क्यों ये कह रहे हैं कि इजरायल अगर हमला करता है तो जाहिर सी बात है परमाणु प्लांट उसके निशाने पर हो सकते हैं। एकदम से तय है कि जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया उसी तरीके का अटैक इजराइल भी करेगा। इजराइल के टारगेट पे भी ईरान के मिलिट्री बेसेस होंगे, इंस्टॉलेशंस होंगे और वो न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर जगह हो सकती हैं जो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी खास तौर पर अगर आप देखें तो जिस तरीके से अभी जो समीकरण बन रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बन रही है, ईरान ने अटैक करने के बाद कहा कि हमने उन दोनों बेसिस को मेन टारगेट पे रखा था, उस इंटेलिजेंस ऑफिस को टारगेट पे रखा था जहां से सीरिया पर अटैक किए गए। अब इजराइल जब अटैक करेगा, इजराइल उन बेसिस को अटैक करेगा जहां से मिसाइलें दागी गई थी, इंस्टॉलेशन से उन इंस्टॉलेशन को न्यूट्रलाइज करेगा जहां से ये पूरा प्लान बनाया गया था। तो अब ये मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये सारी जद्दोजहद अब यानी जैसे को तैसा वाला अटैक करने की कोशिश की जा रही है, वैसा जवाब देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर ईरान के किसी भी एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर कोई अटैक होता है या फिर किस तरीके का कोई बड़ी आप कह सकते हैं क्षति पहुंचती है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा वॉर होगा। क्योंकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने टारगेट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके रेप्लिकेशंस या फिर उसके जो प्रभाव है वो ना सिर्फ ईरान के अंदर। बट इज दिस अ फैक्ट कि अमेरिका किसी तरीके का कोई एस्केलेशन नहीं चाहता है? इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका को ईरान की धमकी। एक बड़ी खबर है, ईरान पर हमले में इजरायल की मदद की तो करारा जवाब देंगे, ईरान ने यह साफ कर दिया है। और ईरान पर हमला करने से अमेरिका बचे। हालांकि अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेंगे, ईरान की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है। अब ईरान की तरफ से मिली धमकियों को देखते हुए जो हालात इस वक्त है, जाहिर सी बात है मनीष, अमेरिका और अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे फैसलों के बारे में तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख, जहां यूएस को ईरान की धमकी, विश्व युद्ध की घंटी। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए अब ये खबरें बड़ी हैं और मध्य पूर्व में यूएस बेस पर हमले की धमकी दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रेड सी, लाल सागर और साथ ही अदन की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले भी संभव बताए जा रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखेंगे, जहां इराक सीरिया में यूएस के ठिकानों पर एक साथ हमले की धमकी दी गई है। तीसरे पॉइंट पर आए, जहां मैं ये बता रही हूं कि किस तरीके से इस वक्त हमले की धमकी को देखते हुए इराक और सीरिया में यूएस के ठिकानों पर एक साथ हमले की धमकी और साथ ही युद्ध में इजरायल की मदद की तो अंजाम खतरनाक होगा। ईरान जिस तरीके से ये धमकियां दे रहा है, आपको बता दें इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर
सौरभ शाही मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। और सौरभ, जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए मिडिल ईस्ट में स्थिति है उस पर आपसे सीधा सवाल करूंगी। इस बीच बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, ओवर टू यू। युद्ध के इस हालात के बीच में मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे की ये गतिविधियां क्या बड़े संकेत दे रही हैं? देखिए, डेटरेंस ईरान जो है वो अपना डेटरेंस वहां पे रिस्टोर करना चाहता था और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर तो 2 और 3 तारीख के रात के दरमियान जो यूएन में जो मसौदा पेश किया था रशिया ने, उस पे अगर यूके, यूएस और इन लोगों ने सहमति जताई होती तो ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं पहुंचता। लेकिन आपको पता है किस किस्म का कंट्रोल है इजरायली लॉबीज का अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास पे, स्पेशली डेमोक्रेट पार्टी के ऊपर में, और उसके तहत इन्होंने कंडेमेशन नहीं किया। अगर आप कंडेमेशन नहीं करते जो क्लियर वायलेशन है वियना प्रोटोकॉल का, तो उसके बाद ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने डेटरेंस को रिस्टोर करने का, क्योंकि अगर वो ये हमला नहीं करेगा तो उसके जो एलाइज हैं रेसिस्टेंस एक्सिस में, रीजनल एलाइज हैं और जो रीजनल उसके फोर्स हैं, जो रीजनल एनिमीज हैं, दोनों को ये लगेगा कि ईरान ने अपना डेटरेंस खो दिया है। तो उस डेटरेंस को यहाँ पे रिस्टोर करने की कोशिश हुई है, इसीलिए सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया है, कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक हमला नहीं किया गया। लेकिन अगर ये एक्सकेलेशन होता है, अगर इजराइल ईरान के दूसरे टारगेट्स पे हमला करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ईरान इसको एस्केलेटरी लेडर को ऊपर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा और उसे इस बात का कोई डर नहीं है कि ये एक्सकेलेशन जो है वो आगे बढ़े। बिल्कुल, आपके पास जल्द आती हूं क्योंकि ईरान से दागी गई मिसाइल इराक में गिरी। एक बड़ी खबर बताते हैं जहां इजरायली एयरफोर्स ने मार गिराई है मिसाइल, दावा यही किया जा रहा है। और इराक में गिरी मिसाइल की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें अब आपके सामने हम रखेंगे, जहां देखिए किस तरीके से अभी तक लगातार इस हालात को देखते हुए आगे इजरायल का क्या कदम होगा इस पर हमारी नजर है। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ये खबर कितनी बड़ी है इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए जहां ईरान से दागी गई मिसाइल इराक में गिरी और इजरायली एयरफोर्स ने मार गिराई है मिसाइल। हालांकि इराक में गिरी मिसाइल की ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं और ईरान की मार गिराई गई मिसाइल की तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां आपको बता दें दित्सी में ही अब तैरती दिख रही है ईरानी मिसाइल। तबाह ईरानी मिसाइल तैरती हुई नजर आ रही है। कल ईरानी मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले के बाद अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल खैबर शेखन से रेमोन एयर बेस पर हमला कर इजरायल और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान ने एक साथ 7 खैबर शेखन मिसाइलों से हमला कर एयर बेस को भारी नुकसान पहुंचाया है और ईरान ने दावा किया है कि कई इजरायली फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। तो ईरान ने आधी रात को इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर मिडिल ईस्ट में टेंशन तो ला दी है और ईरान ने कैमकाजी ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से इजरायल पर हमला बोला है, जिसमें खैबर शेखन मिसाइल भी शामिल है। मनीष, इस वक्त इसके बारे में बताते हुए ये बताएं कि आखिर ये क्या स्ट्रैटेजिकल मूव आप देख रहे हैं, क्योंकि हम इजरायली रेडीनेस को लेकर तो बात करेंगे, लेकिन अभी तक जिस तरीके से खैबर शेखन को लेकर खबर है, इजरायल को तबाह करने की तैयारी को लेकर क्या खबर, इसके बारे में इजरायल को तबाह करने की तैयारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ये माहिर बताई जाती है और इसकी मारक क्षमता 1450 किलोमीटर, स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा, वॉरहेड क्षमता 1500 किलोग्राम। मनीष, देखिए सुरभि, अगर मैं ये कहूं कि आधिकारिक तौर पर कल पहली बार हुआ कि ईरान भी उन देशों में शुमार हो गया जो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला करता है, क्योंकि उन्होंने खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। और मेरी जानकारी ये कहती है कि जो 7 बैलिस्टिक मिसाइल थे उनको इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाया और वो अपनी टारगेट को उन्होंने अचीव किया है। तो वैसी स्थिति में आप देखिए कि ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का इस्तेमाल होता है, वो इजरायल में जाता है, 2 एयरबेस में वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में वो सफल टारगेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में ईरान के पास वो क्षमता है कि इजरायल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, उनके पास F-35 जैसे फाइटर जेट होने के बावजूद उसे रोका नहीं जा सका। और ये कब हुआ है? जबकि पिछले कई सालों से कहूं तो ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईरान एक ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को अभी समझना वेस्ट के लिए बाकी है और आने वाले समय में ईरान कई और सरप्राइज देने वाला है। लेकिन
अब इजराइल किस तरीके से हमले को लेकर तैयारी कर रहा है, इस वक्त इसी सवाल पर सबकी नजर है। इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करूं उससे पहले इजराइल ईरान टेंशन पर 5 बड़ी बैक टू बैक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां बता दें न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल जल्द ईरान पर भीषण हमला करेगा। इजराइल अगले 48 घंटे में जवाबी हमला करेगा और ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वगैरी ने कहा कि ईरान का पलटवार भीषण होगा। इजराइल को फिर गलती नहीं करनी चाहिए। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने किया अलर्ट, ईरान के पास अमेरिकी बेस खतरे में और ईरान के आसपास 35 अमेरिकी बेस। और इसी वजह से अब आपको बता दें कि ईरान के पास अमेरिकी बेस को देखते हुए पेंटागन के पूर्व अधिकारी भी अलर्ट कर रहे हैं। हंगरी ने की इजराइल पर हमले की निंदा, प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने ईरान के हमले की निंदा की है, इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। पोलैंड की अमेरिका से अपील, बड़ी खबर बता दें यूक्रेन के लिए सैन्य मदद बढ़ाने की अपील की गई है। और IRGC प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी का दावा, ऑपरेशन सफल रहा, ईरान पर हर हमले का देंगे जवाब। और आपको बता दें स्काई न्यूज अरेबिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पेंटागन को हमले की खबर थी, यूएस ने इजराइल को पलटवार ना करने को कहा। यूएस, यूके, फ्रांस की सेना का मिला साथ, इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है। ये खबर बहुत बड़ी है, जहां देखिए किस तरीके से बड़ा दावा किया जा रहा है कि पेंटागन को हमले की खबर थी, यूएस ने इजराइल को पलटवार ना करने को कहा। बड़ी खबर क्या है कि ईरान ने इजराइल पर 331 मिसाइलों ड्रोन से हमला किया है और इजराइल ने कितने हथियारों को नेस्तनाबूद किया है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ईरानी प्रहार को लेकर बड़ी खबर आई कि 185 कैमकाजी ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है, जबकि इजराइल इसको लेकर दावा यह कर रहा है कि सभी 185 कैमकाजी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। 110 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें इजराइल दावा यह कर रहा है कि 103 मिसाइलों को ध्वस्त करने में वो कामयाब रहा है। वहीं 36 क्रूज मिसाइलों को भी सभी को नेस्तनाबूद करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों को हिट करते हुए अभी तक फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का इजरायली क्षेत्र में प्रभाव भी हुआ है। अब संजय सोई सर, व्हेन आई टॉक अबाउट इजरायली रेडीनेस, इजराइल किस तरीके से अब हमले की तैयारी कर रहा है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कि पहले तो इजराइल ने अपनी तैयारी रखी हुई थी और एक तरह से ईरान के जो मल्टी टाइप अटैक हुए थे, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, उनको तकरीबन नाकाम कर दिया, यानी कि उनकी उस तरफ तैयारी पूरी डिफेंस की, उन्होंने एक तरह से अपना बचाव कर लिया। अब उनकी तैयारी हमले की, हमला करने में अब 2 बातें सामने आती हैं सुरभि जी। एक तो ईरान ने बोला कि हमने अभी हमला कर दिया, अब हम और हमले नहीं करेंगे, और अगर इजराइल कुछ करता है तब हम दोबारा उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ उन्होंने बाकी देशों को वार्निंग दी कि आपके एयर स्पेस का अगर इजराइल यूज करता है हम आपके ऊपर भी हमला करेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने इजराइल को बोला कि आप हमला मत करो, उन्होंने उनका हमला नाकाम कर दिया, तो आप हमले मत करो। अब यहाँ नेतन्याहू की सोच देखनी पड़ेगी कि नेतन्याहू क्या सोच रहा है। नेतन्याहू की जो बात है, इस समय उसकी स्थिति बड़ी खराब है पॉलिटिकली, तो वहां पर वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको जवाब देना पड़ेगा अपनी जनता को कि इस तरह से हमारे हमले हुए, तो हमने क्या किया, हमने क्या जवाब दिया। तो क्या वो पब्लिक प्रेशर की वजह से इजराइल के ईरान के ऊपर हमला करेंगे? जो बात आप कह रहे हैं इस पर फॉरेन एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बैक टू बैक, क्योंकि ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान, जिस बारे में आप जिक्र कर रहे थे संजय सोई सर, सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जवाब देना जरूरी था, हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। इजराइल के पूर्व खुफिया प्रमुख की भी सलाह। एक और बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां देखिए बैक टू बैक लगातार TV9 भारतवर्ष युद्ध के इस हालात के बीच में बड़ी खबरें आपको बता रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, इजराइल के पूर्व खुफिया प्रमुख की सलाह, ईरान पर हमला न करे इजराइल। पूर्व मोसाद प्रमुख ने कहा, मैं ईरानी हमले का जवाब देने की सलाह नहीं देता। और इस बीच ईरान ने तेहरान में एबदुबाज़ाइम जैसी शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तैनाती कर दी है। ईरान ने रूसी एबदुबाज़ाइम की तैनाती कर इजराइल के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। इससे ईरान इजराइल की हर हरकत पर नजर रखे हुए है।
सुमित, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि की ग्राफिक्स के जरिए इसी बारे में हम इंफॉर्मेशन भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये तैनाती एक बड़ा संकेत है और ईरान इजराइल की हर हरकत पर जिस तरीके से नजर रखने की ये योजना बना रहा है। इजराइल जब भी ईरान पर अटैक करेगा, ये खुफिया विमान, रडार उसे कैसे इंटरसेप्ट करेंगे, इस बारे में समझाएं, क्योंकि यहां देखिए बड़ी तैयारी ईरान की यहां पर नजर आ रही है इसको देखते हुए। देखिए बिल्कुल ईरान पूरी कोशिश करेगा कि वो भी उसी तरीके से खासतौर पर ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करे, खासतौर पे जो जिस तरीके से इजराइल ने किया। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखें कि ये एडवांस रूसी वॉरफेयर सिस्टम्स हैं जो रूस ने दिए थे, या फिर आप कह सकते नॉर्थ कोरिया के पास भी कई ऐसे एडवांस सिस्टम आ चुके हैं और ट्रेनिंग क्षमता करीबन 150 मिसाइल, यानी जो अगर मल्टीपल अटैक जिस तरीके से ईरान ने किए थे कि मल्टीपल जगहों से अटैक करने की कोशिश की और कंफ्यूज करने की कोशिश की डिफेंस सिस्टम को, वो अब इजराइल भी करेगा। तो निश्चित तौर पर ऐसी कैपेबिलिटीज को तैयार करना है कि मल्टीपल अटैक्स हो तो एयर डिफेंस सिस्टम फेल ना हो और ऐसी मिसाइल्स को जो इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम ईरान कर सके। तिवारी सर, अब इस हालात में दोनों की अपने अपने स्तर पर तैयारी और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये फैक्ट है कि यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि हालात बद से बदतर हो और एस्केलेट ना हो? सुरभि, इस बात से पूरा सहमत हूँ। यूएस क्या, इवन इजराइल और ईरान भी, तीनों में से कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ये ज़्यादा बदतर हो, क्योंकि इनको नुकसान ज़्यादा पहुंचेगा। जहाँ तक ये मिसाइल्स और इसका सवाल है, इस पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा मैं कि देखिए कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतना सक्षम नहीं है कि इतने कम समय में जितनी हाई डेंसिटी से अटैक्स आए हैं सबको हम नाकाम कर सके। या हो सकता है ये मिसाइल सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, उसमें कुछ खामियां हैं, या ये जैसे यूएसए कह रहा है कि इसको प्रायर नॉलेज थी कि इस टाइम गैप के बीच में इतने लोग लॉन्च होंगे, तभी इस तरीके से इसको इतना आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सका। अदरवाइज किसी की भी देश में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है कि इस तरीके का अटैक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इसमें अमेरिका जो ऐसे कह रहा है, जैसे आपने कहा कि उनको जानकारी थी, तो ये एक अच्छे इंटेलिजेंस का फीडबैक था जिसकी वजह से इस लड़ाई के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। जहां तक ये जो है, ये ईरान के पास ये सुविधा नहीं है। अगर इजराइल अटैक करेगा तो ईरान के ऊपर डैमेज बहुत ज़्यादा होगा और ईरान इसके लिए तैयार नहीं होगा। और जहां तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई की बात है, इस लड़ाई में ईरान के सपोर्ट में हम कुछ भी कहें, लेकिन कोई देश सामने तरीके से आके इनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं रहेगा। ये लड़ाई अभी समय में देखने की बात है कि इजराइल कब तक वेट करता है। मेरे ख्याल से वेट करेगा, और जब स्ट्राइक करेगा तो ऐसा स्ट्राइक नहीं करेगा ईरान जैसे जिसका स्ट्राइक बर्बाद हो, वो स्ट्राइक ऐसा करेगा जिसका स्ट्राइक रेट 100% हो, इम्पैक्ट बहुत तगड़ा हो। तो इस समय को हमें देखना पड़ेगा। और मेरी समझ से ये बात आ रही है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक ये इजराइल अटैक नहीं करेगा। चलिए बड़ी खबर इस बीच बता दें, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का बयान, जहां आत्मरक्षा के अधिकार के तहत हमले को अंजाम दिया और देश हित में इजराइल पर हमला, हम कोई भी रक्षात्मक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। और जल्द आपको बताते हैं ईरान इजराइल का मौजूदा तनाव कैसे न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ईरान की क्या है न्यूक्लियर तैयारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए किस तरीके से ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में हलचल तेज है और परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है ईरान। एक हफ्ते के अंदर परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता और ईरान के डेजर्ट में पहाड़ी के नीचे न्यूक्लियर प्लांट, आपको बता दें फुड न्यूक्लियर प्लांट में परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता। और आईएईए ने फरवरी में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा भी किया था। सौरभ, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं, मिडिल ईस्ट के इस हालात में देखते हुए कई स्पेकुलेशंस ईरान की न्यूक्लियर तैयारी को देखते हुए कई बार सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन क्या यह एक फैक्ट नहीं है कि एक शैडो वॉर हमेशा ईरान और इजराइल के बीच रही है जो अब डायरेक्ट वॉर के तौर पर सामने आ रही है? देखिए, शैडो वॉर तो हमेशा से रहा है। दोनों एक दूसरे, जैसे इजराइल ने ईरानी साइंटिस्ट को ईरान के अंदर मारा है और बाहर भी उनके जनरल्स को मारा है, लेकिन ये डिफरेंट इस मामले में था कि आप एक एम्बेसी बिल्डिंग को अटैक नहीं कर सकते। ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है वियना प्रोटोकॉल का। अमेरिका के पास, अच्छा, ये जो बार बार लोग कहते हैं कि ये कैपेबिलिटी है, इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है तो 6 महीने से गाजा पे क्यों नहीं कब्जा कर पाए, सिविलियंस को मार रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत ज्यादा चीज ना बढ़ा के भी बोली जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये तो इजरायली क्लेम है ना कि हमने 103 मिसाइल मार के गिरा दिए, जबकि वीडियो पे कई मिसाइल जो है, इनफैक्ट कई ड्रोन्स जो है वो स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से ये जो कई बार ऐसा भी होता है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिएट करने के लिए, ये बताने के लिए इजरायलीज को कि नहीं जी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, और इस चक्कर में ये हो कि उन पर प्रेशर जो है रिलीव हो जाए बड़े लेवल पे रिटेलिएट करने का, तो ये भी चीज होती है। ऐसा नहीं है कि, अच्छा, दूसरा ये कि मल्टी लेयर्ड अटैक है। पहली बार मिसाइल्स इसलिए भेजे जाते हैं कि आपके एडी सिस्टम को परखा जा सके और वो कहाँ पे है उसकी मैपिंग की जा सके। सेकेंड राउंड अगर ईरान ने दोबारा किया तो इनके पास इतने मिसाइल्स नहीं बचे होंगे एंटी डिफेंस सिस्टम में इजराइल के पास कि उन
सारे मिसाइल्स को रोक सके। तो ये मल्टी लेयर्ड अटैक है, इसमें कई लेयर्स में अटैक किए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ईरान ने सिर्फ 1.8% ऑफ जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसका कंजम्पशन किया इस अटैक में, जबकि इजराइल का जो एडी सिस्टम है वो 13% से ऊपर मिसाइल्स जो है उसके खर्च हो चुके हैं। और ये एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज्यादा नहीं है दुनिया में कि आप हर जगह उसको सप्लाई कर सके। यूक्रेन में भी आपको करना है, अमेरिकन बेसिस पे भी करना है, और ईरान ये इजराइल में भी करना है। तो आगे का हमला इससे ज्यादा डिवास्टेटिंग होगा अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है तो। मल्टी लेयर्ड हमला, ये बड़ी बात आपने कही। और मध्य पूर्व के तनाव से अब ब्रिटेन भी कैसे चौकन्ना है, एक बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि ब्रिटिश फाइटर जेट पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना, और जंग की स्थिति में इजराइल का साथ देगा ब्रिटेन। इंफॉर्मेशन वॉल पर शुरुआत में आपको बताया था कि आखिर कौन इजराइल के साथ है और कौन ईरान के साथ है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और आगे आपको बताते हैं कि एक वक्त दोस्त रहने वाले ईरान और इजराइल कैसे इतने बड़े दुश्मन बन गए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पे सीधा इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि एक बैकग्राउंड आपके सामने रख रहे हैं, जहां 1948 में इजराइल बनने पर ज्यादातर मुस्लिम देश का विरोध हुआ और 1948 में इजराइल की स्थापना को तुर्की ईरान ने मान्यता दी। इसके अलावा इजराइल को मान्यता देने वाले तुर्की ईरान पहले मुस्लिम देश, जहां 1979 में राजवंश को उखाड़ने के लिए ईरानी क्रांति भी हुई, और ईरान में राजवंश के खात्मे के बाद खमेनेई की सत्ता भी आई और राजवंश के विरोध से बहरीन, ओमान, कतर में ईरान का विरोध हुआ, और खमेनेई के आने के बाद इजराइल ईरान में दुश्मनी शुरू हुई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जरिए इजराइल की बढ़ती नजदीकी ही ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल खुद के लिए जिस तरीके से खतरा बताता रहा है। संजय सोई सर, एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि इस बैकग्राउंड के लिहाज से हम ये चर्चा तो ये जरूर कर रहे हैं कि आज के इस हालात में जो शैडो वॉर अभी तक होती रही थी, क्या ये अब डायरेक्ट वॉर में तब्दील होती आई है? नहीं, बिल्कुल आप सुरभि जी सही कह रही हैं कि अभी तक ये शैडो वार चल रहा था। ईरान जो है हमास, हूती और हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान पर और अमेरिका के इंटरेस्ट पर हमला कर रहा है, लेकिन ये अभी कई सालों के बाद पहली बार हमला किया गया ईरान के द्वारा डायरेक्ट इजराइल पर। तो यानी कि लेवल अब ये चेंज हो गया, लेवल अभी डायरेक्ट वॉर का हो गया है, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया टेंशन में है, पूरी दुनिया इसका संज्ञान ले रही है। चाहे G7 की मीटिंग हो रही है, मिडिल ईस्ट का हर देश इसका संज्ञान ले रहा है, भारत और बाकी देश इसके बारे में चिंतित हैं। तो पूरी दुनिया आज इस चीज़ को देख के चिंतित है कि क्या होगा आगे। क्या अगर इजराइल इसका बदला लेता है, दोबारा हमला करता है, फिर ईरान हमला करेगा, तो यानी कि युद्ध फैलता जाएगा। कहीं ना कहीं जो ईरान के साथी हैं, सीरिया, इराक, ये देश साथ में उनके, यमन है, उधर इजराइल के साथी यूरोपियन यूनियन के नेटो कंट्रीज हैं। ब्रिटेन ने अपनी और फोर्सेस भेज दिए हैं, अमेरिका ने और फोर्सेस भेज दिए हैं। अमेरिका की बेसिस पर पहले हमले होते रहे हैं मिडिल ईस्ट के, सीरिया और इराक में। रेड सी में जो एंगल आ रहा है, रेड सी का एंगल जो वहाँ पर हूथी विद्रोही करेंगे, तो यानी कि पूरी दुनिया के लिए खतरा। सर, आपने वर्ड यूज किया, क्या युद्ध और फैलता जाएगा? अब इजराइल को हिजबुल्लाह की चेतावनी को देखते हुए आगे इस बारे में चर्चा करूंगी, क्योंकि ईरान पर हमला किया तो जवाब देंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। हिजबुल्लाह की इस धमकी को लेकर ही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का खुला समर्थन कर सकता है। मनीष, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ईरानी हथियारों का जखीरा है, और जिस तरीके से इससे पहले लगातार हालात एस्केलेट हुए हैं, इस वक्त हिजबुल्लाह की इस चेतावनी का मतलब क्या है? इजराइल को कई फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। हिजबुल्लाह को आत्मघाती हमले में महारत है और हिजबुल्लाह के लड़ाके मिसाइल चलाने में भी माहिर है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, हिजबुल्लाह के पास ताकत है, हिजबुल्लाह के पास 2000 के करीब मिसाइल है, हिजबुल्लाह के पास लड़ाके हैं। इस बात को इजराइल समझता है। और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जब लड़ाई हुई थी, तब भी वो कोई ये नहीं कह पाया था कि जीता कौन था, हारा कौन था। तो वैसी स्थिति में अगर हिजबुल्लाह ईरान को सपोर्ट दे रहा है, जो कि वो लगातार दे रहा है, क्योंकि वो खुद भी ईरान का एक प्रॉक्सी है, तो वो इजराइल के लिए बड़ा टेंशन है। क्योंकि जो कमी ईरान में है, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच बॉर्डर बहुत दूर है, तो वैसी स्थिति में ग्राउंड पर दबाव बनाने के लिए हिजबुल्लाह ईरान का न केवल मददगार हो सकता है, बल्कि इजराइल के लिए बड़ी चुनौती भी हो सकता है। और देखिए, वो लगातार हो भी रहा है। उसी चुनौती को देखते हुए, माफ कीजिएगा, उसी चुनौती को देखते हुए अगली बड़ी खबर भी, और आईडीएफ का यह बहुत बड़ा बयान है ईरान हमले के बाद, जहां चंद घंटों के अंदर ईरान को मिलेगा जवाब। हम किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं, ईरानी मिसाइलों का भरपूर जवाब मिलेगा। पिछले कई घंटों के इस हालात के बीच चर्चा इसी बारे में हो रही है कि ईरान के हमले के बाद आगे होगा क्या। कुछ सवाल हैं, आइए समझते हैं, और इन्हीं सवालों के तहत आगे जवाब लूंगी, क्योंकि क्या इजराइल ईरान की जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी? गाजा के बाद जंग के नए मोर्चे से न्यूक्लियर तबाही आएगी? परमाणु जंग छिड़ी तो क्या मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे? तिवारी सर, एक क्विक रिएक्शन। इन तमाम स्पेक्यूलेशंस और सवालों को जाहिर सी बात है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी सबसे पहले मैं परमाणु
जंग के बारे में कहना चाहूँगा। परमाणु अगर अटैक किसी ने किया तो मेरे ख्याल से कोई भी देश किसी का साथ नहीं देगा, क्योंकि परमाणु जंग अगर खिला तो ये इस देश को, पूरे विश्व को बर्बाद होने में कोई समय नहीं लगेगा। तो इस पे कोई समय नहीं दे सकता। इवन मुस्लिम देश को ईरान का सपोर्ट करना, ये एक सपोर्ट मुंह से होता है, बोलने से होता है, एक अंदर से सपोर्ट करने की बात है। तो वर्बल सपोर्ट तो सबकी तरफ से आ सकता है, लेकिन अंदर से सपोर्ट ईरान को लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये तो इसमें मुझे रशिया और चाइना का भी संदेह है, ये सामने आके सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आज का जो देश में, सारे विश्व में देशों की है, उनकी आर्थिक स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी देश की भावना लड़ाई के कोई नहीं चाहता, सारे देश जैसे अपने कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन परमाणु जंग की चर्चा क्यों? सुमित, क्विक रिस्पांस। देखिए, परमाणु जंग की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान ने जो परमाणु ताकत अपनी हासिल की है, इजराइल के पास भी वो चीजें, तो ऐसे में कहीं से भी, किसी से भी कोई गलती हो गई और किसी भी देश ने अगर अपने सबसे, आप कहते हैं ना कि ज्यादा डिटरेंस के लिए वो इस्तेमाल कर लिया, तो फिर तो निश्चित तौर पर ये सारे देश उसमें कूद पड़ेंगे और सारे देश उसमें कूद पड़ेंगे। सुमित, फाइनल कमेंट, मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे? देखिए, ईरान के साथ हालांकि कई देश, सौरभ से ये फाइनल कमेंट था, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। शाही, ओवर टू यू। देखिए, ईरान कभी मुस्लिम देशों पे डिपेंड नहीं करता, उसने अपने एलाइज बनाए हुए हैं, रीजनल एलाइज, और वो रीजनल एलाइज उसका साथ देंगे। दूसरी बात मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, आप लोग बार बार यूज कर रहे हैं कि ईरान के पास एटम बम बनाने का ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और ये भी नहीं कहता कि ईरान के पास एटम बम बनाने की सलाहियत है, ये मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। नहीं है, तो मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं, तो ये बार बार बोले लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर रहे हैं, दिस इज द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ओके सुमित, अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए बिल्कुल, देखिए ईरान के पास भले ही आप कह सकते हैं कि मुस्लिम देशों का समर्थन उसके बाद धीरे धीरे आ गया, हालांकि वो खुलकर वो किसी की उसकी जरूरत नहीं है। ईरान ने अपने आप को जिस तरीके से सैंक्शंस होने के बावजूद अपने आप को तैयार किया, जिस तरीके से अपने आप को बनाया, वो एक निश्चित तौर पर एक उसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसके लिए, क्योंकि यूएस और यूरोप के सैंक्शंस के बाद भी उसने अपनी इकोनॉमी को बचाए रखा, अपनी चीजों को बढ़ा के रखा, अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाया। तो निश्चित और फिर भी सुमित इसलिए कह रहे थे कि ईरान के पास परमाणु क्षमता है, क्योंकि ये सुमित का बयान नहीं है, ये आईएईए का बयान है, 3 दिन पहले उन्होंने दिया था। अगर किसी को भी संदेह है तो वो चेक कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चंद घंटों के अंदर ईरान को मिलेगा जवाब, और आईडीएफ इसको लेकर दावे कर रहा है, कह रहा है हम किसी भी स्थिति से निपटने में हैं सक्षम।